नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपको रेड फ्लैग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप रेड फ्लैग इग्नोर करते हैं तो आपको क्या परिणाम मिलता है आपको पता है? एक शेयर के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उस शेयर की कंडीशन आप जानते हैं? वो उसका जो लाइफ टाइम हाई था ना, वो 400 के आसपास गया था और वो 400 से नीचे गिर के वो 50 के आसपास आके वो ट्रेड कर रहा है। अब सोचो आज उसकी क्या कंडीशन हो गई है। मतलब ऐसा क्या हुआ शेयर में कि वो इतना ऊपर से वो नीचे आके गिर चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो एक साथ तो ऐसे हुआ नहीं होगा। जरूर उसमें कोई ना कोई पहला रेड फ्लैग मिला होगा, ऐसे कोई नंबर्स होंगे जिसे हम और आप पकड़ नहीं पाए और जिसकी वजह से यहाँ पे इतना लॉस लेना पड़ रहा होगा। तो यही बात है, आपको ना ये चीज ध्यान देनी है कि फाइनेंशियल्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलने वाले। इसलिए हमेशा ना आपको ध्यान देना, अगर फाइनेंशियल्स आपको एक भी ऐसा अवसर दे रहे हैं कि आप पहचानिए, नंबर को पढ़ना सीखिए, नंबर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं वो आप समझिए। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है आरएस सॉफ्टवेयर। चलिए हम इसको स्क्रीन में देखते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका कोर बिजनेस क्या है, उसकी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। ये सब कुछ हमें यहाँ पे पता होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, ये बात आ जाती है ना आपके। तो देखिए यहाँ पे इसका कोर बिजनेस क्या है कंपनी का। ये जो आरएस सॉफ्टवेयर है ये 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जो कंपनी है मेनली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो ये कंपनी बैंक्स, पेमेंट नेटवर्क्स और पेमेंट इकोसिस्टम के लिए पेमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे कि पेमेंट प्रोसेसिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, सेटलमेंट्स, बिल पेमेंट्स, ये सारी चीजें, ऐसी और भी चीजें जो ये यहाँ पे बनाती है। पहले कंपनी का बिजनेस लार्जली सॉफ्टवेयर सर्विस पर डिपेंडेंट था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी वीजा इंडस्ट्री के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू होने के बाद कंपनी ने अपना फोकस ट्रेडिशनल सर्विस से हटाकर पेमेंट प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म और डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन की तरफ इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। आपने समझ लिया होगा कि इनका अभी क्या काम है, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी होता है कंपनी के बिजनेस मॉडल को हमेशा सोच समझ के ही आप आगे बढ़ना चाहिए आपको। अगर आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप कहाँ पैसा डाल रहे हैं, कौन सी चीजें उसको हिट करें। इससे काफी सारी न्यूज भी आती है कि ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज आए, न्यूज आए जो कि कंपनी को परेशान करने लगती है। इसलिए आपको सारी चीजें देख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब थोड़ा कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, जिनका रिजल्ट आया था फाइनेंशियल ईयर 2026 का। उसमें कि थोड़े से देखते हैं क्या हो रहा है कंपनी का। अगर आप देखेंगे ना फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 25.16 करोड़ का था। अगर हम इसको कंसोलिडेट में देखें तो 28.51 करोड़ था। अगर हम इसको स्टैंडअलोन में देखें तो 29.93 करोड़ था। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लॉस का मेन रीजन था कि कंपनी को कुछ प्रोडक्ट लाइसेंस डील से रेवेन्यू आने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उन डील्स का कन्वर्जन डिले हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट ने कहा कि अपॉर्चुनिटी कैंसिल नहीं हुई है बल्कि डिले हुई है। यानी प्रॉब्लम ये नहीं बताई गई कि कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इंटरप्राइजेस कस्टमर के साथ डील क्लोज होने में एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा है। जो पहले लगना था अभी, मतलब जैसे कि अभी मिलने वाला था, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं ना, वो मैनेजमेंट ने जो चीज कही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इसमें आएंगे यहाँ डॉक्यूमेंट्स में, कॉन कॉल में, यहाँ पे जो चीज है वही चीज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो आप ना ये समझिए जो चीज हम बोल रहे हैं वो मैनेजमेंट ने बोला है, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या है वो चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी को फाइनेंशियल 26 में मेजर कैश लॉस हुए थे और फाइनेंशियल ईयर 2027 के Q1 में भी कैश लॉस कंटिन्यू रहे। मतलब अभी तक बिजनेस ट्रांजिशन का फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्लियरली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिख रहा है। इसलिए सिर्फ ये सोचना कि प्रोडक्ट डील्स डिले हुई है, नेक्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू आ जाएगा, थोड़ा रिस्की होगा। एक्चुअल कंसर्न ये है कि डील कब कन्वर्ट होगी और उनसे कितना रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होगा, ये मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्वांटिफाई नहीं किया हुआ है। अब आपको पता है, जब कुछ नंबर्स आप सुनते हैं तो आपको उधर खुद सोचना समझना होता है कि यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं मैनेजमेंट ने आपको नंबर दे दिया, उसके बाद आपको खुद सोचना है यहाँ पे
कि मैनेजमेंट नंबर दे रहे हैं वो कितना प्रेडिक्ट, मतलब आपको उसके लिए वेट करना है, क्या मैनेजमेंट अगर पहले भी कुछ गाइडेंस दिए तो उसको एग्जीक्यूट वो कर पाए हैं या नहीं, ये सारी चीजें ना आपको देखनी है और हर एक चीज को आपको ही यहाँ पे ना क्वांटिफाई करना होगा। हर चीज ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट बोल रहे वही सेम चीज, नहीं, आपको ना उनकी हिस्ट्री को जाके पढ़ना है कि मैनेजमेंट जो नंबर बोल रहे हैं, जो अपने को गाइडेंस दे रहे हैं, क्या उसको नंबर में एग्जीक्यूट करने की क्षमता है या नहीं। अगर हम कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी चेंज के बारे में बात करें यहाँ पे, तो पहले तो आरएस सॉफ्टवेयर का बिजनेस लार्जली सॉफ्टवेयर सर्विस पर बेस्ड था। उस पे चीज आप समझ लो किस पे बेस्ड था, ये सॉफ्टवेयर सर्विस पे बेस्ड था। लेकिन अब कंपनी का टारगेट है सर्विस कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी, फिर पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इस ट्रांजिशंस में कंपनी को बिजनेस मॉडल रीथिंक करना पड़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा, टेक्नोलॉजी स्टॉक अपग्रेड करना पड़ा, कस्टमर्स इंगेजमेंट अप्रोच चेंज करनी पड़ी, सेल्स और मार्केटिंग अप्रोच भी यहाँ पे स्ट्रेंथ करनी पड़ी। मैनेजमेंट खुद एक्सेप्ट किया है कि एग्जीक्यूशन में कुछ एरिया में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर कंपनी एक सॉफ्टवेयर सर्विस 10 रुपीज में डेवलप करके क्लाइंट को प्रोवाइड करती है तो रेवेन्यू लार्जली प्रोजेक्ट सर्विस बेस्ड होता है। लेकिन अगर कंपनी अपना पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट लाइसेंस करती है तो सेम टेक्नोलॉजी को मल्टीपल कस्टमर को सेल और लाइसेंस किया जा सकता है। इसलिए सक्सेसफुल प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन्स फ्यूचर में ये क्या करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में स्केलेबल और पोटेंशियली हायर मार्जिन बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी है कंपनी ने, ये कुछ चीज़ों को और ला रहे हैं जो कि हमने अभी बात की उसके बारे में, ताकि इनको ना और यहाँ पे मुनाफा ये क्रिएट कर सके। लेकिन ट्रांजेक्शन के फेज में डेवलपमेंट कॉस्ट और सेल्स एक्सपेंस पहले आ सकते हैं जबकि रेवेन्यू बाद में आता है। आरएस सॉफ्टवेयर में भी अभी इसी ट्रांजेक्शन का पेन क्लियरली दिख रहा है। ये सब मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि वो ये सारी चीजें करना चाहते हैं जो वो प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको अभी यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है कंपनी में। और अगर हम कंपनी मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी ने पेमेंट प्लेटफॉर्म में 130 करोड़ से ज्यादा क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कितना? 130 करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे कंपनी का जो क्लेम है कि उसकी टेक्नोलॉजी का यूज लार्ज स्केल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, इंक्लूडिंग यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, बीपीएस, एनपीसीआई, ईएफआरएम। और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये सिस्टम मल्टीपल बिलियन ट्रांजेक्शन्स पर डे के स्केल तक पहुंच चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन क्या कंपनी इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियली प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएगी? फाइनेंशियल 26 के रिजल्ट देखने पर अभी भी इसका आंसर कंप्लीटली क्लियर नहीं हुआ है। ये जो है इसके बारे में हम फाइनेंशियली बात करेंगे, जब हम फंडामेंटल को वहां पे एनालाइज करेंगे तब हम देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स को, वहां पे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज करेंगे तो और चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली समझने को मिल जाएगा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जैसे कि कंपनी में ना क्या होता है, काफी सारे फ्रॉड्स के बारे में होते हैं, जैसे कि फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया है। किसका? इनका। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है कंपनी का। अब हम उसके बारे में बात करते हैं कंपनी के, जो कंपनी बोल रही है क्या यहाँ पे क्या बोल रही है कंपनी का, जो यहाँ पे इंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म 2019 से डिप्लॉय है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये सिस्टम लार्ज स्केल पेमेंट फ्रॉड डिटेक्शन प्रोटेक्शन में यूज हो रहा है। समझ रहे हो आप? एक मैनेजमेंट यहाँ पे बोलना क्या चाह रही है अपनी चीजों को लेके। इसका बेनिफिट्स ये है कि कंपनी सिर्फ पेमेंट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं बना रही है, बल्कि फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्रिटिकल एरिया में भी टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड कर सकती है। पेमेंट इंडस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बिकॉज ट्रांजेक्शन्स वॉल्यूम बढ़ने के साथ फ्रॉड और रिस्क मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी एआई कंपनी की स्ट्रैटेजी का मेजर पार्ट बन चुका है। अब इनका जो है ना ये जो चीज है एआई क्या बोल रहे हैं, ये काफी बड़ा मेजर पार्ट यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रही है बन चुकी है। मैनेजमेंट एआई को सिर्फ एक मार्केटिंग वर्ड की तरह नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स और यहाँ पे इंटरनल ऑपरेशन दोनों में इंटीग्रेट करने की बात कर रही है। अभी बात चल रही है, इसकी बात समझो, क्या बात चल रही है, क्या ये एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है, क्या एग्जीक्यूट हो गया, ये सब अलग अलग चीजें, आपको इस चीज को ध्यान देना होगा।
मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ उनके प्रोडक्ट साइड पर बात करते हैं। एआई को डिफरेंट प्रोडक्ट में इम्बेड किया जा रहा है, जैसे स्मार्ट रूटिंग, बिल्स का ऑटोमेटिक समराइजेशन, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, नॉलेज डिस्कवरी। कंपनी ने यहाँ पर RAG बेस्ड POC भी डेवलप किया है। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझे तो RAG का मतलब है कि AI कंपनी के इंटरनल नॉलेज डॉक्यूमेंट को रिपोजिशनरी से ये इंफॉर्मेशन रिट्राइव करके ChatGPT के लाइक ये रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकता है। ये देखो किस तरह AI का यूज करना चाह रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये देखिए AI की बात हो रही है, हम ऐसा ऐसा करेंगे, अभी इन्होंने किया नहीं है, वो चीज को करने की यहाँ पे बात हो रही है। कंपनी डेवलपर्स के लिए AI टूल्स यूज कर रही है, जिससे कि कोड डेवलपमेंट फास्टर हो, टेस्टिंग बेटर हो, AI जनरेट टेस्ट केस क्रिएट हो और सिनेरियोज मिस होने के रिस्क कम हो जाए। यहाँ पर अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है तो कंपनी की प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पीड और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी यहाँ पे आपको इम्प्रूव होते हुए दिख सकती है। अगर हम सबसे बड़ा गैप यहाँ पे टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ा गैप टेक्नोलॉजी नहीं सेल्स लग रहा है। अगर आप जाके देखोगे तो ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे सबसे बड़ा गैप क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का है क्या सेल्स है। ये मैनेजमेंट कमेंट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे पॉइंट उठाए, इसको आप सुनिए ध्यान से। हाँ, राज जैन के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है, लेकिन सेल्स कवरेज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करनी है। मतलब कंपनी के पास प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक एग्रेसिवली ले जाना और डील क्लोज करना एक चैलेंज बन गया है। इसलिए कंपनी सेल्स कवरेज, चैनल पार्टनर्स और मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट पर इस समय फोकस कर रही है। चैनल पार्टनर यहाँ पे क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कंपनी डायरेक्टली हर कस्टमर तक पहुंचने के बजाय पार्टनर्स के थ्रू भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट सेल करना चाहती है। इससे क्या होगा, थियोरेटिकली कंपनी की मार्केट रीच इंक्रीज हो सकती है। लेकिन यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कितने पार्टनर ऐड हुए, कितने कस्टमर कन्वर्ट हुए और पार्टनर चैनल से कितना रेवेन्यू आ रहा है। मैनेजमेंट ने ट्रांसक्रिप्ट में इसका डिटेल में क्वांटिटीफाई को नंबर्स प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। मार्केटिंग पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है, ऐसा भी मैनेजमेंट बोल रहे। देखते हैं क्या हो रहा है आगे। मार्केटिंग पे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025 से फाइनेंशियल ईयर 2027 के पीरियड में मार्केटिंग को एक इंपॉर्टेंट न्यू फोकस बताया है। रीजन क्या है? मार्केटिंग से क्या होगा, मोर विजिबिलिटी मिलेगी, मोर लीड्स, फिर से सेल्स पाइपलाइन आएंगे और प्रोडक्ट लाइसेंस डील्स भी आएंगे। लेकिन फाइनेंशियल 2026 में रेवेन्यू सिर्फ 25.1 करोड़ रहा है और लॉस हायर है। इसलिए अब इन्वेस्टर को देखना होगा कि यहाँ इंक्रीज्ड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इवेंचुअली एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। यही तो हम बोल रहे हैं, आपको सारी चीजें देखनी है। जो भी मतलब मैनेजमेंट बोलते हैं ना, तो आपको ये चीज देखना है कि वो एग्जीक्यूट कर पा रहे या नहीं। यहाँ पर इंटरप्राइज सेल्स साइकिल कंपनी के लिए एक मेजर चैलेंज है। ये कंपनी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है। जैसे कि लार्ज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मैनेजमेंट कंपनीज किसी नए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड को इमिडिएटली ऑन बोर्ड नहीं करते हैं। यूजुअली प्रोडक्ट इवोल्यूशन होता है, टेस्टिंग, कंप्लायंस, सिक्योरिटी चेक, नेगोशिएशंस, प्लॉट्स, अप्रूवल, कॉन्ट्रैक्ट्स, डेवलपमेंट। इसीलिए सेल साइकिल काफी लॉन्ग हो सकता है। मैनेजमेंट ने 2026 के एक्सपीरियंस से एक्सपेक्ट किया है कि उन्हें लॉन्ग सेल साइकिल की हार्श रियलिटी फेस करनी पड़ेगी और इसका इम्पैक्ट कंपनी को डील का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड पीरियड में नहीं मिलता है। रिजल्ट क्या होता है? एक्सपेंसेस कंटिन्यू रहते हैं, रेवेन्यू डिले, कैश लॉस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक हो जाते हैं। फाइनेंशियल 2026 में अपरेंटली इस टाइप का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला हुआ है। अगर हम कंपनी की यहाँ पे स्मॉल साइज की वजह से भी चैलेंज, यहाँ पे कंपनी की जो स्मॉल साइज है उसकी वजह से भी इनको चैलेंजेस फेस करने पड़े। इसलिए मैनेजमेंट ने एक और हेडविंड एक्नॉलेज किया है। अब हेडविंड का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? कि यहाँ पे रिस्क बढ़ रही है, कंपनी को आगे रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक हेडविंड एक्नॉलेज किया हुआ है। लार्ज स्टैब्लिश प्लेयर के कंपैरिजन में कंपनी का साइज छोटा है। लार्ज बैंक्स कस्टमर जब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वेंडर चूज करते हैं तो स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी कंपनीज को प्रेफरेंस मिला जाता है। जैसे कि ब्रांड ट्रस्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप, ग्लोबल प्रेजेंस, सपोर्ट कैपेबिलिटीज और आरएस सॉफ्टवेयर को भी परसेप्शंस को ओवरकम करना होगा। अगर आप ग्लोबल पेमेंट्स में
यहाँ पे ग्लोबल पेमेंट्स में भी अगर आप कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट फ्यूचर पेमेंट इंडस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा है। कौन देख रहा है? ये मैनेजमेंट ने इसके बारे में बात किया है कि उनको यहाँ पे फ्यूचर में कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ग्लोबल पेमेंट सिस्टम पोटेंशियली मोर रिलीजनल हो सकता है। मतलब कंट्रीज अपने रीजनल पेमेंट नेटवर्क्स और बिलिटरल पेमेंट एग्रीमेंट्स को स्ट्रेंथ कर सकती है। ऐसे इन्वायरमेंट में डिमांड्स बढ़ सकते हैं और टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स इंटर ऑपरेशनबिलिटी, कंप्लायंसेस, रेजिलिएशंस, रियल टाइम पेमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट का मानना है कि आरएस सॉफ्टवेयर इस स्पेस में अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन अभी लार्जली फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं। फाइनेंशियल 2026 के नंबर्स में इसका मीनिंगफुल फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल नहीं हुआ है अभी तक। फाइनेंशियल ईयर 2027 और 28 को लेकर मैनेजमेंट ने कुछ ऑप्टिमिस्टिक हुए हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, आउटलुक है। मैंने ने कहा है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2027 को सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्मिंग ईयर मानने के लिए एक्शन ले रहा है और फाइनेंशियल 2028 में भी इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड कर रहा है। लेकिन पॉइंट ये है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि कंपनी ने स्पेसिफिक रेवेन्यू और प्रॉफिट गाइडेंस नहीं दी है। मैनेजमेंट ने एक्सप्लिसिटी कहा कि वो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इन्वेस्टर को मैनेजमेंट के ऑप्टिमाइज को एक्चुअल क्वार्टरली नंबर्स और डील कन्वर्सेशन के साथ वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे देखिए काफी सारे आपके सामने ही रेड फ्लैग आ गई कि कंपनी ने ऐसी बातें की है, जब वो कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि यहाँ पे चीजें अच्छी होंगी और यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं दिख रहे हैं और ये साल भी इनका वीक रहा है, तो क्या है कि आप ऐसे डायरेक्टली ट्रस्ट तो कर नहीं सकते कंपनी को। ऑब्वियस सी बात है कि आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट को फॉलो करना होगा, तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी कि यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है। चलिए थोड़ा हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं। जैसे कि हमने बात कर लिया मैनेजमेंट ने क्या क्या कहा है, ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई कि वो चीजें बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उनके पास अभी तक कोई नंबर नहीं है, अभी वो प्लान फेज में ही है। तो आपको थोड़ा, अगर आपको स्टॉक पसंद है ना, तो थोड़ा आपको वेट करना होगा। आप इसको ना अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए और मैनेजमेंट अगर बोलते हैं, उनके जो नंबर्स वो बोल रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, अगर वो चीज अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है तो फिर आप इसको अपने क्या बोलते हैं अपने प्लान में फिर आप इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटल को देखिए। मार्केट कैपिटल आप देख रहे हो 77.4 करोड़ का है। आप देख रहे हो काफी ये छोटा है, यानी कंपनी काफी ज्यादा छोटी है। वो चीज तो मैनेजमेंट ने कही कि हमारी कंपनी छोटी है और करंट प्राइस 30 का चल रहा है। अगर आप यहाँ पे इसका लाइफ टाइम हाई देखें तो 82 का था, कंपनी लाइफ टाइम हाई इसका 82 का था और लेकिन अभी तक ये 30 पे ट्रेड कर रहा है। अब आपको हमको ये बताइए क्या इनके रेशियोज आपको कैसे लग रहे हैं। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, क्या ये नेगेटिव नहीं है और काफी ज्यादा नेगेटिव, मतलब रेशियोज भी यहाँ पे काफी ज्यादा वीक लग रहे हैं। इनकी सेल्स ग्रोथ गिरी हुई है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, मतलब कंपनी इस समय काफी ज्यादा वीक है। क्योंकि नंबर्स जो होते हैं, रेशियोज तो वो आपको बताती कंपनी इस समय स्ट्रांग है या फिर वीक है। ये पूरी तरह से जो कंपनी है ना काफी बीमार सी लग रही है, नहीं लग रही, काफी ज्यादा वीकनेस हो चुकी है इसको। अब थोड़ा इसको क्या बोलते हैं चार्ज की जरूरत है, वो तो मैनेजमेंट ही कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने जो बोला है अगर वो चीज उन्होंने करके दिखा दिया तो ये तो आराम से इसके तब ये एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, इनके अंदर स्टैमिना वगैरह सब कुछ आ जाएगा। हर चीज आपको देखने को मिल रहा है ना वीक है, लेकिन हाँ हम किसी एक तो नंबर को देख के डिसीजन नहीं लेंगे ये स्ट्रांग है या वीक। हम नीचे जाएंगे, इसके फाइनेंशियल्स को भी चेक करेंगे कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है और कितनी वीक है। आइए इसके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। पहले ये रहा कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। आप देख रहे हो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को, अगर हम इसको स्टैंड लोन भी देख लीजिए आप एक बार, ये स्टैंड लोन में कैसा दिख रहा है और ये कंसोलिडेट में कैसा दिख रहा है। तो स्टैंड लोन में क्या होता है, कंपनी का एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होता है और कंसोलिडेट में अगर उसने कुछ एक्वायर किया हुआ है तो वो चीज भी इसी में इन्वॉल्व रहेगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इनकी सेल्स बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कंपनी की सेल्स वीक हो गई, ये गिर चुकी है। कंपनी की सेल्स बहुत बुरी तरह से गिरी हुई है। कंपनी का अगर आप देखोगे तो जो अपने कोर बिजनेस से मुनाफा कमाते थे वो भी ज्यादातर नेगेटिव रहा है, मतलब कंपनी लॉस बुक की है। और ये बहुत बड़ा पीरियड है ना बिजनेस चलने में, तो क्या ये सारी चीजें इनके साथ होनी चाहिए। अगर आप इसको अपना पैसा देंगे तो ये सारी चीजें क्या आप टॉलरेट कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। ये आप देखो ना क्या रहा है इनके साथ। इनका जो EBITDA मार्जिन है वो भी नेगेटिव है, देख रहे हो आप किस तरह यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, बहुत बुरी तरह से इनका जो EBITDA मार्जिन है वो यहाँ पे नेगेटिव है।
और अगर आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि इनका बॉटम लाइन भी ज्यादातर नेगेटिव है, क्योंकि जब ये यहाँ पे मुनाफा नहीं बना पाएंगे तो नीचे कैसे आएगा। नीचे भी तो चीजें पॉजिटिव आने के लिए ऊपर चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये अपने कोर बिजनेस से मुनाफा नहीं कमाएंगे तो अपने ऑल एक्सपेंस को कैसे कवर करेंगे। ये चीज यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि कंपनी काफी वीक है। अगर हम इसको क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली भी इसने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं दिया है। देखो जून 2025 का देखो और जून 2026 का क्या हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने कितना नेगेटिव 2 करोड़ का यहाँ पे लॉस बुक किया था, यहाँ पे तो और ज्यादा है। मतलब ये डिक्लाइन होती जा रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखोगे तो हर एक चीज डिक्लाइन हुई, EBITDA मार्जिन हो या फिर इनका कोर बिजनेस से आया हुआ पैसा वो भी नेगेटिव में। मतलब ये पूरी तरह से यहाँ पे नेगेटिव में। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये लॉस की सिवा और कुछ बुक नहीं कर पाए, मात्र लॉस जो कि इन्होंने कहा हम फेस करेंगे। तो सही है, जब तक आप सारी सिचुएशंस जो है इस समय फेस कर रहे हो तब तक लोग आपके शेयर में क्यों इन्वेस्ट करें, आपके शेयर्स को क्यों बाय करें। आप पहले रिजल्ट दिखाइए तब जाके हम आपके स्टॉक को खरीदेंगे। यहाँ पे बात तो यही आ जाती है ना, पहले रिजल्ट तो आए सामने, क्वार्टरली तो दिखाओ कम से कम, एनुअली तो छोड़िए, एनुअली का इतना कोई वेट नहीं करेगा। जो आप चीज बोल रहे अगर अच्छे से सारी चीजें होती हैं तो अगर आप क्वार्टरली अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं तो लोग आपके स्टॉक की ओर अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज लोग इस स्टॉक को इग्नोर करना ही पसंद करेंगे। इसकी बैलेंस शीट को देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट को देख लेते हैं क्या हो रहा है। कंपनी के सिस्टम में 15 करोड़ की बोरोइंग्स है, यानी इन्होंने लोन ले रखा हुआ है। ऑब्वियसली बिजनेस चलाने के लिए लोग लेते हैं, लेकिन बात ये है अगर आप लोन ले रहे हो तो उस चीज को अच्छे से इन्वेस्ट करना भी, मतलब अच्छे से उसका आप इन्वेस्ट करो जिससे कि रेवेन्यू और बढ़ चढ़ के निकले। ये भी बात है, ये चीज तो होनी चाहिए। कंपनी ने यहाँ पर अगर देखोगे तो 25 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 8 करोड़ अभी आया नहीं है। 25 करोड़ में से अभी 8 करोड़ मिला नहीं है। इन्होंने लिख दिया कि 25 करोड़ का हमने बिजनेस किया है, अपना कोर बिजनेस, और उसमें से 8 करोड़ अभी तक गले में गिरे नहीं है। ये चीज का भी आपको ध्यान होना चाहिए, हर चीज को इग्नोर करना सही नहीं होता है। थोड़ा हम नीचे आएंगे, इनके कैश फ्लोज के पास आते हैं कंपनी के कैश फ्लो पे नजर डालिए। कंपनी ना यहाँ पे कैश जनरेट नहीं कर पा रही, अपने बिजनेस में वो कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, और बल्कि उसको अपने पॉकेट से ही पैसा भर के बिजनेस करना पड़ रहा है। ये चीजें यहाँ पे है, जैसे कि उन्होंने भी बोला कि हमें मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करना है, हमें मार्केटिंग करनी है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, हमें ये करना है वो करना है, AI स्ट्रैटेजी अपने उसमें करनी है, हर एक चीज को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम काफी समय स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, अपने स्ट्रैटेजी को पूरा उन्होंने चेंज भी किया हुआ है। लेकिन बात ये है वो स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, क्या वो रिजल्ट हमें यहाँ देखने मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमें क्वार्टरली वेट करना होगा। ये क्वेश्चंस आपके मन में आनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट कुछ करता है तो ये नहीं कि आप फट से जाके इन्वेस्ट कर दे, आपको थोड़ा तो वेट करना चाहिए, आपको रिजल्ट को देखना ही चाहिए। एटलीस्ट क्वार्टरली तो देखिए कंपनी क्या कर ली क्वार्टरली, और यहाँ पे देखो कैश तो जनरेट ही नहीं कर पा रही, ये यहाँ पे बहुत बुरी तरह से नेगेटिव में बैठे हुए हैं। अब ये चीज हो गई। थोड़ा हम इन्वेस्टर्स होल्डिंग पे चलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे इनके इन्वेस्टर होल्डिंग पे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 40.88% की, यानी आप पकड़ लो मोटा मोटी 41% की होल्डिंग इन्होंने बना रखी है। अगर आप FIs और DIs पे नजर डालोगे तो वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उनको इनके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। DIs तो कभी से नहीं था, FIs 1-2% लेके बैठा हुआ था, लेकिन अब वो भी यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे उनको वो सेल कर रहे हैं, और खरीद किसने रखा है? पब्लिक ने। अब देखिए पब्लिक में यहाँ आप देख रहे हो ना 58.28, मतलब पूरी पब्लिक नहीं है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। पब्लिक धीरे धीरे निकली भी है और यहाँ पे उनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं। आप देखोगे 24,000-25,000 लोग बैठे हैं। इसमें जो लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर है ना, उन्होंने होल्ड कर रखा हुआ है स्टॉक को। ये चीजें साफ साफ यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। और यहाँ पे ना ये नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर काफी कम है। अगर आपको देखना है ना नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कैसे होते हैं, कितने होते हैं, तो आप जाके ना ओला इलेक्ट्रॉनिक को देखिए, मिस्टान फूड में देखो, आप जाके आप पेटीएम में देखो, आप एथर एनर्जी में देखो, ये सारे में अगर आप जाके देखोगे ना, आप स्विगी में देखो, जोमेटो में देखो, उसमें तो लोग 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे लोग जाके बैठे हुए हैं। लोग मतलब वो स्टॉक ना घर घर बिक चुका है। और यहाँ पे क्या हो गया, या तो पब्लिक की नजर नहीं गई है, या तो इन्होंने ना स्टॉक को छोड़ा नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब पब्लिक के हाथ में स्टॉक आती है ना, तो जैसे थोड़ा इधर उधर होता है, सेलिंग का प्रेशर आता है, तो पब्लिक यहाँ पे सेल करने लगते हैं। जब सेल करने लगते हैं तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाता है। सप्लाई बढ़ जाता है, डिमांड तो है नहीं उस चीज की, तो प्राइस और गंदे तरीके से नीचे गिरती है। आप यहाँ पे देखो कितना 91% गिर चुका है ये स्टॉक। यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो 91%, अपने लाइफ टाइम हाई से 91। सोचिए इसका हाई अगर हम देखेंगे तो कितना था इसका हाई, आप देखो यहाँ पे कितना है लाइफ टाइम इसका, 300 से भी ज्यादा। इस अपने यहाँ 368 से गिर के आज ये 30 पे ट्रेड कर रहा है।
तो कितनी बड़ी गिरावट आई है स्टॉक में। क्या ये ऊपर उठ पाएंगे? इनकी कंडीशन है ऊपर उठने लायक, क्योंकि ना यहाँ पे हर एक मोड पे इनको सेलिंग का प्रेशर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो थोड़े बहुत पब्लिक बैठे हैं ना वो तो सेल करेंगे। जैसे कि अगर ये देखो, ये यहाँ पे था, ये ऊपर आया ना, थोड़ा सेलिंग आ गया, इसको कोई ऊपर जाने नहीं देगा ना, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। देखो प्रमोटर्स के हाथ में स्टॉक है अच्छा खासा, और लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के हाथ में भी है। अब बात ये है कि अगर मैनिपुलेशन के साथ काम किया जाए तो ये प्राइस ऊपर जा सकती है। जैसे कि बहुत से आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा कि आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। स्टॉक मतलब फंडामेंटल तो इतनी स्ट्रांग है कि रेवेन्यू जीरो है, लेकिन स्टॉक इसमें 700, 800, 1000 पे बैठे हुए। ऐसे क्यों? क्योंकि प्राइस को ऊपर लेके जाया गया है। अब पब्लिक उसके अंदर बहुत कम रहेगी, बहुत ज्यादा, कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, सेलिंग प्रेशर आता है, तो यहाँ पे प्राइस को मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे यही दो चीज़ है, तो मैनेजमेंट अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस दे, या तो यहाँ पे मैनिपुलेशन देखने को मिल जाएगा तो फिर प्राइस ऊपर जाएगी। क्योंकि ये ना बहुत जगह आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए आपको ना ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए जो कंपनी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट ना। आपको नहीं लग रहा है पूरी तरह से इनका डिक्लाइन हो गया है? आपको डिक्लाइन फेज में जाना है, क्या फिर आपको जब प्राइस इनके सेल्स अपवर्ड में हो, बुलिश हो, तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? ये सारी चीज को देख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।